नमस्कार, एहसास के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। जुलाई 2016 उत्तराखंड, बादल का फटना, मूसलाधार बारिश, बाढ़ और फिर उससे मची भयंकर तबाही। सवाल खड़ा हुआ कि आखिर क्यों फट जाते हैं ये बादल? क्या होता है बादल का फटना? क्यों खिसक जाता है पहाड़? क्यों नष्ट हो जाते हैं गांव के गांव? क्यों वीरान हो जाती हैं बस्तियां? और क्यों मलबे में तब्दील हो जाता है रिहायशी इलाका? एहसास के इस खास अंक में आज हम आपको यही दिखाएंगे कि कैसे बादल फटने से उत्तराखंड ने देखा तबाही का मंजर। कुदरत जब कहर बनकर टूटती है तो खूब तबाही मचाती है। भूस्खलन, भूकंप, सुनामी, बाढ़ या बादल का फटना, यह प्रकृति का प्रतिकार है जो इंसान पर टूट पड़ता है। एक आपदा की घड़ी खड़ी कर देता है। मनुष्य के आगे कहर की एक इबारत लिख देता है कि प्रकृति के आगे सभी बौने हैं। इसी भयावह आपदा की एक कड़ी है उत्तराखंड में बादलों का फटना। बादल फटना मतलब एक ही समय में कम जगह पे अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो उसको आमतौर पे बादल फटना बोल दिया जाता है। और पहाड़ पे इसका काफ़ी गंभीर असर पड़ता है, क्योंकि बारिश का पानी पहाड़ से जब नीचे आता है ढलान पे, अपने साथ वो बहुत सारा मलबा, पत्थर, चट्टान वगैरह तोड़ के लाता है। और इस पूरे पानी का वेग और उसके साथ जब चट्टान वगैरह मिलके आती हैं तो इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि उसके बीच में जो भी मकान आएगा, जो भी ऐसा कोई बाधा आएगी, उसको तोड़ते हुए अपने वेग के साथ वो निकल जाता है। बादल का फटना बारिश का ही एक चरम रूप है। बादलों का ये मिजाज है कि वह भारी आर्द्रता के साथ आसमान में उड़ान लगाते हैं। जहां उड़ान में बाधा पहुंचती है तो वे अचानक वहीं फट पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उस सीमित इलाके में कई लाख लीटर पानी एक साथ धरती पर गिरता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है। बादल एक साथ जब जोर से चलते हैं तो एक जगह पर घनीभूत बारिश हो जाती है। और घनीभूत बारिश होने से, तगड़ी बारिश होने से क्या है कि वो वहाँ की ज़मीन एकदम धंस जाती है। वो एक प्रकार से ऊपर से ही जैसे नदी बह के आती है, नाला बह के आता है, ऐसा तेज़ धार टाइप की, मतलब ऐसा नदी की तरह से नहीं, लेकिन तेज़ धार से जब वो बारिश आती है तो फिर वो ज़मीन जहाँ थोड़ा हल्के होते वो खिसक करके खिसक जाती है। और इस कारण से जहाँ पर बादल फटता है वहाँ घर हुए, मकान हुए तो बह जाते हैं। आसमान में बरसती ये मूसलाधार बारिश चंद मिनटों की होती है। चंद मिनटों में आसमान मानो अपना पूरा जल धरती के हवाले कर देता है। लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से बारिश होती है। पल भर में 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, जो भारी तबाही मचाती है। पहाड़ नींद की आगोश में समा रहा था। पशु पक्षियों के कलरव गुम होने लगे थे। आम लोग अपने घरों में चैन की नींद सोने चले थे। काली रात जम्हाई लेने लगी थी कि अचानक सब कुछ कैसे हो गया पता ही नहीं चला। रात के 10 बजे थे। अचानक मकान पानी के वेग में बहने लगे। लोगों की जिगर के टुकड़े उनके हाथों से फिसलने लगे। देखते ही देखते बादल फटने से सब कुछ जमींदोज हो गया। 1 जुलाई 2016 पिथौरागढ़, उत्तराखंड। रात के 10 बजे हिमालय की गोद में बसा पिथौरागढ़ अपनी मस्ती में था। लोग गहरी नींद में जा रहे थे। अचानक तेज बारिश आई। जब तक संभलने का मौका मिलता, झटके में सब कुछ विलीन हो गया।
ये सिंघाली एक इलाका है जहाँ पर भी जो बादल फटा था, और आप अगर मेरे पीछे देखें कितनी बड़ी मात्रा में जो पत्थर और पेड़ हैं वो पूरे के पूरे पानी के साथ बह के नीचे आ गए। ये जिस समय हम यहाँ सामने खड़े हैं, जस्ट जो पत्थर यहाँ पर आए थे इनके सामने मकान था। बादल फटने से पहाड़ टनों मलबा लेकर धरती तक सकड़ने लगे। पल भर में सब कुछ मलबों में तब्दील हो गया। बाढ़ और बारिश के कहर में सब कुछ विलीन हो गया। सिंघाली के भुवनचंद ओझा ने तबाही के इस मंजर को अपनी आंखों से देखा, जब पूरा आंगन मलबों से भर गया। यहाँ पर अचानक 9-10 बजे के बाद बारिश आनी शुरू हुई। उसके साथ जैसे हम अंदर थे, बाहर इतना पता नहीं चला कि इस इलाके में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये एकदम प्लेन था, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि ऊपर से इतना मलबा आएगा और इतना डैमेज करेगा। ये वो काली रात स्याह रात बन गई, कयामत की रात बन गई, जो गुजरने का नाम नहीं ले रही थी। भारती ने नजरों के आगे उस रात को काटा। कैसे दरो दीवार डगमगा रहे थे। आंधी और पानी के वेग के आगे मानसून की वो काली रात आखिरी रात बनकर गुजर रही थी। आवाज तो बहुत आई, पूरी रात भर बादल कड़क रहे थे, तो ये होगा करके तो हमको पता नहीं था। ये तो हमने सुबह ही देखा, लेकिन मकान पूरा हिलडुल रहा था, रात भर नींद नहीं आई। बस्तड़ी गांव गवाह है, जगह जगह मंजर के निशान हैं, मौत की दास्तां हैं। कुछ आंखें अभी भी अपने परिजनों की तलाश में जुटी हैं। 25 से अधिक लोग लापता हैं। 30 से अधिक लोगों की प्रकृति की लीला में जिंदगी गई है। बिस्तड़ी गांव में जब बादल फटा, कई सारे परिवार थे जो उस गांव के आसपास रहते थे, वो वहां से जान बचाकर सुरक्षित एक स्कूल में पहुंचे हैं। कई सारी जो समस्याएं उनके सामने हैं, एक तो घर बार छूट गया, ज़रूरत के सामान छूट गए, बच्चे स्कूल में जाते थे उनकी पढ़ाई छूट गई। चेहरे पर डर और खामोशी है। किसी तरह जान बचाकर सरकारी विद्यालय में आ छिपे हैं। जिंदगी के अरमान बारिश के प्रवाह में समा गए हैं। जिगर के टुकड़े को सीने से चिपकाए यहां छुपे हैं। सब कुछ लुट चुका है। कैसे जिएं, किसके सहारे जिएं? नाते साथ में हैं, लेकिन हाथ खाली है। गांव में गिनती नहीं है। कितने बच्चे कहां खो गए हैं? गांव बर्बाद हो गया हमारा। एक ही घर के 3-3, 4-4 लड़के गए, घर में कोई बचा ही नहीं है किसी के। सब गए, सब बर्बाद हो गया। मेरे 8-10 गाय बच्ची पाल रखी थी, भैंस थी दूध देने वाली, 3 गाय ब्याने वाली थी, बकरियां थी। मैं कुछ पैर में चप्पल लागे भी नहीं आई, कपड़े मांग के पहन रखे हैं अभी। किसी ने अपने लाल को खोया है तो कोई अपने भाई को ढूंढ रहा है। भुवन चंद्र का छोटा भाई मवेशी को बचाने गया था। पता नहीं है, आंखें पथरा गई हैं। छोटे भाई का कोई पता नहीं लग पाया अभी तक, और बहन और एक बीच वाला भाई और माताजी पिथौरागढ़ में उनका उपचार चल रहा है, और पिताजी को मिट्टी पर रखा गया था 3 दिन से, तो वो अभी रेफ़र कर दिए गए हैं यहाँ हल्द्वानी सुशीला तिवारी पे। अब उनका अभी कोई हालचाल मालूम नहीं हो पाया है। बूढ़ी आंखों ने ऐसी रात नहीं देखी, ऐसा भयावह मंजर नहीं देखा। केशव चंद के सामने सब कुछ गुजरा है। बहुत खतरनाक बारिश आई थी सर, जिससे हम तबाह हो गए थे सर। बाहर निकले हम, एक बार पानी थोड़ा देखा हमको तो हम अंदर ही चले गए थे। रजनी महीने पहले देवर से मिली थी, वो आखिरी मुलाकात थी। मलबे में दबकर जिंदगी खत्म हो गई, अब यादें बची हैं। 1 हफ्ते पहले आए थे पिथौरागढ़ में ही, कहते अब गाँव में ही आना या मैं आऊँगा फिर दोबारा करके नहीं।
उसके बाद नहीं देखे सर, मिले नहीं हमको उसके बाद। और उसके बाद आऊँगा करते मेरे से भी नहीं आए। यहीं आके पता चला सर हमको, हम कैसे संभालें उसकी बीवी को, बच्चे भी नहीं है कि ये सर कुछ नहीं बचा। बस्तोड़ी में मातम पसरा है, आंसुओं में ढलकती जिंदगी है, हर आंखें अपने को ढूंढ रही हैं, काश नजरों को धोखा हो जाए। एहसास में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे सेना और राहत बचाव दल ने उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में लोगों को बचाने के लिए कैसे झोंक दिया पूरा दमखम। एहसास। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ये है तरक्की की रफ्तार। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मानना है कि अगर राज्य के चप्पे चप्पे तक विकास को पहुंचाना है तो इस तरक्की की रफ्तार के तार राज्य के दूर दराज बसे गांवों तक पहुंचने चाहिए और इसके लिए जरूरी है गांवों का तेजी से विकास के पहिए पर आगे बढ़ते शहरों के साथ संपर्क। और इस संपर्क को कायम किया अखिलेश यादव सरकार ने ग्राम संपर्क मार्गों के जरिए। तो ग्रामीण नेटवर्क में संपर्क मार्गों से ग्रामों को जोड़ने का प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 1,39,047 किलोमीटर है। इनमें पक्की सड़कों की लंबाई 1,38,702 किलोमीटर है तो कच्ची सड़कों की लंबाई 345 किलोमीटर। साल 2016-17 के बजट में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ग्राम संपर्क मार्गों की अहमियत को समझते हुए 630 करोड़ रुपए ग्राम संपर्क मार्गों और छोटे पुलों के लिए आवंटित किए हैं ताकि किसान उनके जरिए अपनी फसल मंडियों तक पहुंचा सकें। तो वहीं 1,413 करोड़ रुपए संपर्क मार्गों से जुड़े दूसरे कामों के लिए तय किए गए हैं। सच तो यह है कि अखिलेश यादव सरकार ने संपर्क मार्गों से गांवों को जोड़कर गांव और बुनियादी सुविधाओं के बीच फासला कम कर दिया है। जब से अखिलेश का सरकार हुआ है उसके बाद तब से रास्ता हम लोग को बन गई है हाईवे तक। ग्राम संपर्क मार्ग ये संपर्क है गांव के किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार से जोड़ने का। ये संपर्क है गांव के युवाओं को नायाब अवसरों से जोड़ने का। ये संपर्क है उम्मीदों को हकीकत में बदलने का। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ग्राम संपर्क मार्ग के जरिए विकास की राहों से गांव की खुशहाली को जोड़ दिया है। The Navy gives me the opportunity to fulfill my desire. The Navy gives me the opportunity to fulfill my duty. The Navy gives me the opportunity to fulfill my destiny. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे। रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है। उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। एहसास। आनन फानन में सेना मौके पर पहुंची। लोग जहां के तहां फंसे पड़े थे, उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। भूस्खलन की वजह से सभी संपर्क टूट गए थे। किसी तरह से टूटे हुए रास्तों से एक नया रास्ता निकाला गया। सेना मौके पर पहुंची, लोगों को बचाने का काम शुरू हुआ। जिंदगी की तलाश शुरू हुई। मलबे में से लोगों को खोजा जाने लगा और इस तरह 3 दिन आपदा से जिंदगी की चली इस जंग में जीवन को बचाने के लिए सेना और राहत बलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पिथौरागढ़ के डीडी हाट विधानसभा में है बस्ताड़ी गांव। बादल फटने से यहां भारी नुकसान हुआ है। आसमान की इस आफत से
कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं। कई घरों में मलबा घुस आया है। जबकि कई घर बहकर मिट्टी के हो गए हैं। भूस्खलन से पिथौरागढ़ से धारचूला का मार्ग बंद पड़ा है। जो सड़क है, अगर आप इस हिस्से को देख पाएं तो यहाँ ये सड़क थी और ये पूरा का पूरा जो रास्ता है वो ब्लॉक हुआ पड़ा है और ऊपर से तमाम जो मशीनें हैं वो लगी हुई हैं इस रास्ते को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इस रास्ते में बड़ी संख्या में जो लोग हैं दोनों तरफ वो फंसे हुए हैं और जिन्हें तमाम तरह की जो परेशानी है उसका सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। राहत कार्यों में प्रशासन जुटा हुआ है। सेना की भी मदद ली जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी और आपदा प्रबंधन की टीम सब कुछ ठीक करने में लगी हुई है। भूस्खलन से पिथौरागढ़ धारचूला मार्ग बंद पड़ा है। लोग फंसे पड़े हैं। बारिश का महीना है। संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हम लोग तो इधर से पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, पूरा रास्ता बंद हो गया। पैदल आने के फिर हम मशीनें स्टार्ट करके काम कर रहे हैं हम लोग। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग धारचूला जा रहे हैं। धारचूला, तो फिर कैसे? ये तो रास्ता बंद है। अब देखते हैं कैसे जाते हैं। थोड़ा चढ़ाई चढ़ के निकलेंगे अब यहाँ से। मुश्किलें तो आ ही रही हैं। मुश्किलें तो आ ही रही हैं, बरसात का मौसम है। सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। 1 जुलाई से सेना की 5 टीमें लगी हुई हैं। लंबे ऑपरेशन से सेना ने 9 मृत शवों को निकाला है। जिंदगी की तलाश के भरपूर जंग अभी भी जारी है। कठिन मेहनत ही सही, शायद कोई जिंदगी मिल जाए। अभी यहाँ हम 1 तारीख से लगभग 5 टीम्स लगी हैं। आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एसएसबी और यहाँ के जो लोकल यूथ टीम है और पुलिस पूरे यहाँ लगे हैं 1 तारीख से। और इन्होंने अभी तक हम सब ने मिलकर अभी तक 6 लोगों को जीवित रेस्क्यू किया था और उसके अलावा अभी 9 लोगों को मृत हमने यहाँ से रिकवर किए हैं। बस्ताड़ी गांव में राहत बचाव कार्य का ये 3रा दिन है। मकान की जगह सिर्फ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय आर्मी को अभी भी कुछ जिंदगी की उम्मीदें हैं। इंडियन आर्मी लगातार इस पूरे गांव में जो सर्च ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो लगातार यहाँ पर कर रही है, ताकि जो लोग जिनकी उम्मीद की जा रही है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो इस मलबे में दबे हुए हैं। आसान कुछ भी नहीं है। 15 से अधिक लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। मेहरबान मौसम विभाग भी नहीं है। 72 घंटे की बारिश की चेतावनी भेज दी है। यहाँ का टेरेन है, थोड़ा मुश्किल टेरेन है और जो 72 घंटे का एक वेदर फोरकास्ट भी था जो टफ था काफ़ी, तो उससे रेगुलरली यहाँ पे रेनिंग हो रही है और उससे जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन था उसमें मुश्किल पैदा हो रही है। सिंगाली में सेना ने पीड़ितों के लिए मेडिकल कैंप लगाए हैं। पानी में 10 घंटे के अंदर पानी। कोशिश है कि लोगों तक राहत पहुंचाया जाए। पीड़ितों तक सेवा पहुंचाई जाए। मेडिकल कैंप में तमाम इंतजामात हैं। बारिश, पानी की कमी से कई बीमारियां पनप रही हैं, जबकि रास्ते बंद पड़े हैं। यहां से बाहर निकलना आसान नहीं है। मौके पर मेडिकल सेवा वरदान साबित हो रही है।
हर तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, कुछ जो इंजरीज लेके, कुछ जो यहाँ वाटर लॉगिंग हो गई है उसके चलते उनको स्किन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेस्ट पेन्स लेके तकलीफ में आ रहे हैं, हाई बीपी लेके आ रहे हैं, लो बीपी लेके भी आ रहे हैं। मॉनसून की आमद से पहले ही सूबे में बादल फटने की आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं में अब तक कई लोग तो मारे ही गए हैं, लाखों रुपए की संपत्ति भी मलबे और पानी की भेंट चढ़ गई है। ये प्रकृति का प्रतिकार है जिसके लिए हम चेतने को तैयार नहीं। सरकारें तब मुस्तैद होती हैं जब वीरानी छा जाती है, लेकिन आपदा से पहले की तैयारियों के प्रति कहीं उदासीन ही दिखाई पड़ती हैं। आपदा के समय हम इकट्ठे जरूर हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम का पूर्वानुमान या उससे पहले की तैयारी कहीं सिफर ही दिखाई देती है। उसके बाद ज़रूरत होती है पुनर्वास के कार्यों की, तो वहाँ भी नज़ारा कुछ और ही होता है। जिस इलाके में राहत की ज़रूरत है, दावों के बावजूद वो अछूता ही रहता है। जून 2013, केदारनाथ। आपदा की एक वजह मौसम बदलाव को भी माना गया। आपदा के 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन संकट टलने की जगह गहराया ही है। राज्य में भूकंप, नदियों में अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन के खतरों में इजाफा हुआ है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स एक बहुत बड़ी समस्या है, और जब भी लैंडस्लाइड होती है तो सबसे पहला आवागमन के साधन बंद होना, ये एक काफ़ी बड़ा एक अनुभव रहा है पहले भी। और इस बारिश के मौसम में भी, जैसे अभी पिछले सप्ताह जब बादल फटने की घटना हुई, तो 30 से भी ज़्यादा जगह पे लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हुए। और काफ़ी जगह ऐसे थी वो नेशनल हाईवेज पे जहां आवागमन बंद हुआ, तो प्रभावित जगह पे एनडीआरएफ की टीम टाइम पे पहुंच पाए। यही सबसे बड़ा एक हम लोगों का प्रयास रहता है। देवभूमि में सारी तैयारी आपदा के बाद राहत और बचाव काम पर केंद्रित है। आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने और आपदा का पूर्वानुमान लगाने का तंत्र प्रदेश में अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। प्रदेश में 64 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हैं, महज 4 ही स्थापित हो पाए हैं। डॉपलर रडार के जरिए मौसम भविष्यवाणी हकीकत में नहीं बदल पाई है। मुद्दा नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रही आबादी को हटाने, अति संवेदनशील 400 से अधिक गांवों के पुनर्वास का मामला भी अधर में है। राज्य की आपदा प्रबंधन योजना गांवों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाई है। आपदा से सीधे प्रभावित वर्ग ही आपदा की तैयारी से अछूता है। हमने इसलिए एक प्रकार का वहाँ सर्वे किया था कि जो सबसे डेंजरस स्पॉट हैं, गांव हैं, लगभग 350 गांव हैं जो वास्तव में बहुत ही डेंजरस उसमें है। दुर्भाग्य से वर्तमान सरकार अब 5वें साल में चल रही है, तो उन गांवों को बसाने का कोई इंतजाम अभी तक किया नहीं है। उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं आम हो चली हैं। दिक्कत है कि सरकारें तब मुस्तैद होती हैं जब तक सब कुछ बिखर चुका होता है। एहसास में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि पिछली बार की तबाही के बाद आखिर हमने सीखा क्या। एहसास। उत्तराखंड की इस बार की त्रासदी भी पिछली कई त्रासदियों से मेल खाती है। दरअसल पहाड़ पर आपदा का ये सिलसिला नया नहीं है। बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, लाखों जिंदगियों को लील जाती है ये आपदा, और एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है, आखिर पिछली आपदा से हमने सीखा क्या।
वक्त गुजर गया, हम वहीं खड़े रहे, तैयारियां सिफर रही और सवाल फिर वही कि क्या पहाड़वासी यूं ही अभिशप्त रहेंगे अपनी अमूल्य जिंदगी को ऐसे ही खोने को। पहाड़ में पर्दे के पीछे होटल और रियल एस्टेट का कारोबार जारी है। अवैध निर्माण के इस खेल को कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। निर्माण के काम की गतिविधियां बिल्कुल अवैज्ञानिक और गैर जिम्मेदाराना संचालित होती हैं। कुछ लोग वहाँ अपनी ज़मीन लेना चाहते हैं, कुछ वहाँ होटल बनाना चाहते हैं, फला बनाना चाहते हैं और चाहते हैं लोग भी कि वहाँ का विकास हो। तो इस लिहाज से जहाँ तक पहाड़ में है वहाँ एक सीमा तक तो उसकी अनुमति मिलनी चाहिए। साल 2013 में बादल फटने की घटना साल 2012 की घटना से मेल खाती है। 2012 में आई उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक तबाही नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में हुई। कारण था नदियों के डूब क्षेत्र में असामान्य रूप से उच्च वर्षा से जमा हुआ जल संचयन। ये कोई असामान्य घटना नहीं है। इंडिया में लगाए जितने भी प्राचीन शहर से लेकर के आज के तक जितने, चाहे बनारस हो चाहे कोई भी शहर हो, वो नदी के किनारे बसे हैं। क्योंकि नदी पानी होता है ना, क्या कहते पीने की सुविधा होती है, सिंचाई की सुविधा होती है, स्वाभाविक रूप से नदी के किनारे। पहाड़ों में तो वैसे भी ऊपर पानी जाता है, वो होता नहीं है, इसलिए नदी किनारे बसना होता है, तो ये उनकी मजबूरी है। तो अब वो नदी किनारे बसना ठीक है, पर उसकी सुरक्षा का व्यवस्था होनी चाहिए। 2013 की घटनाओं से ये साफ है कि उस साल की बारिश असाधारण नहीं थी। उफान खाती नदियां सिर्फ अपने रास्ते पर चली थी। ये तो हम हैं जो उनके रास्ते में आ गए थे। रिपोर्ट के बाद भी हम प्रकृति के आगे चेतने को तैयार नहीं हैं। एहसास के आज के अंक में बस इतना ही। ये अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर लिख दीजिए। हमारा पता है एहसास, कमरा नंबर 226, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 01123386 फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद, एक नए एहसास के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।